हे एवरीवन, जो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। अच्छा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज हम संस्कृत का एक और नया टॉपिक जो कि वाच्य, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आप कारक पढ़ा रहे थे और कारक से आप वाच्य पर क्यों शिफ्ट कर गए। तो उसका रीजन है, और रीजन ये है कि अभी आप कारक में तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा, और वह सूत्र क्या है? कर्तरी कर्णयोः तृतीयाम्, यानी कि अनुक्तकर्ता। अनुक्तकर्ता में क्या हो जाएगा? अनुक्तकर्ता में एक तो आपको क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य का कर्ता, और दूसरा क्या हो जाएगा? भाववाच्य का कर्ता। इन दोनों में क्या होती है? तृतीया विभक्ति लगती है, साथ में कर्ण में तृतीया विभक्ति लगती है। तो उस चीज को मेरे को, यानी कि कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, उस चीज को मेरे को वहां पर ना समझाना पड़े, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ा देता हूँ, वाच्य पढ़ा देता हूँ। उसके बाद हम वापस किस पर शिफ्ट कर जाएंगे? अपनी कारक पर, कारक की जो तृतीया विभक्ति उस पर हम क्या कर जाएंगे? शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सोचा। और दूसरा रीजन ये है कि वाच्य जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है ना। वाच्य की अगर हम बात करें तो ये क्या है? आईएमपी टॉपिक है। आपको इसके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? आपको क्या करना रहेगा? वाच्य परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वाच्य परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर आपको कर्तरी-वाच्य दे दिया तो उसको कर्मवाच्य में बदल लिए, ठीक है, या कर्मवाच्य दे दिया तो उसको कर्तरी-वाच्य में बदल लिए, तो मैक्सिमम तो यही पूछता है ना। दूसरा आपको क्या करना है? वाच्य को पहचानना है कि कोई भी वाक्य आपको दे दिया तो वो कर्तरी-वाच्य है या कर्मवाच्य या भाववाच्य, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने को भी क्या कर सकता है? क्वेश्चन फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक लेक्चर का टॉपिक है वाच्य, उसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आज मैं आपको पूरा वाच्य पढ़ा दूंगा, इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा? वाच्य के जो क्वेश्चन है किस टाइप से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं उनके मैं आपको क्या करा दूंगा? प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वापस हमारे कारक पर हम शिफ्ट कर जाएंगे और कारक को अगले 2 दिन में हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक लेक्चर और लूंगा, और वो लेक्चर किस पर लूंगा? कारक के क्वेश्चन पर लूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मान लो अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया है तो उसको कैसे आपको संस्कृत में बदलना है, तो वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखना अगले 4 से 5 दिन में आपका जो कारक हो गया या वाच्य हो गया, या मान लो आपको एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में कोई भी आपको वाक्य दिया उसको आपको क्या करना है? संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से लेक्चर देखोगे, मेरे नोट्स को पढ़ोगे, तो आपका ये जो भी टॉपिक है जो मैंने आपको भी बताया, ये पूरा आपका कहाँ पर होगा? आपके दिमाग में होगा, ठीक है। आप हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, आप वाच्य को परिवर्तन भी कर पाएंगे, है ना। आप कारक को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है। प्रथमा विभक्ति किस में लगेगी, द्वितीय किस में लगेगी, तृतीय किस में लगेगी। अगर मान लो कोई वाक्य आपको दे दिया उसको अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो वो क्या तरीका होता है, कैसे आपको ट्रांसलेट करना होता है, तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज जो YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हमारे ऐप में होती है, जो कि आयुर्वेदा विंग्स ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में आप या तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ayurvedawings.com, ठीक है। तो वहां पर मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। एकदम मिनिमम प्राइस में मैं सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो संस्कृत हो, रचना शरीर, क्रिया शरीर, चाहे मॉडर्न के टॉपिक हो, सारे टॉपिक मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर डेमो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। कैसे आपकी क्लासेस होगी एप्लीकेशन में, तो वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो आप जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा प्रमोशन करने के बाद अब मैं हमारा जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है, या वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है? वाच्य। तो आखिरकार ये वाच्य का मतलब क्या होता है? तो वाच्य का मतलब क्या होता है? वाक्य को कहने का जो तरीका होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाक्य को कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहा गया है? वाच्य कहा गया है, ठीक है। तो जो भी आपको वाक्य दिया है तो उसको कहने का जो भी तरीका होता है या उसको कहने की जो भी विधि होती है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अगर हिंदी में बोले तो किसी वाक्य को कहने का तरीका,
है ना। और इसी चीज को अगर हम संस्कृत में बोले तो इसको हम क्या बोल देंगे, वाच्य बोल देंगे। तो वाच्य क्या हो जाएगा, किसी भी वाक्य को कहने की विधि या तरीका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो किसी भी वाक्य को कहने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार के, तो आप यहाँ पर देखिए वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो क्या होता है कर्तृवाच्य, दूसरा क्या होता है कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होता है भाववाच्य। अगर मैं कर्तृवाच्य की बात करता हूं तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। अगर मैं कर्मवाच्य की बात करता हूं तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। और अगर मैं भाववाच्य की बात करता हूं, भाव का मतलब क्या होता है, क्रिया भी होता है, और इसमें क्या प्रधान होता है, इसमें क्रिया प्रधान होता है। क्योंकि इसमें क्रिया प्रधान होती है इसीलिए इस वाच्य को हम क्या बोल देते हैं, क्रियावाच्य भी बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रियावाच्य भी बोल देते हैं, या इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिया प्रधान भी बोल देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक मैंने आपको ये बताया कि किसी भी वाक्य को कहने की विधि या वाक्य को कहने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और वाक्य को कहने के कितने तरीके हो सकते हैं, वाक्य को कहने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा, है ना। और ये लेक्चर देखने के बाद आज आपका जो वाच्य का कॉन्सेप्ट वो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। जिस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। तो आपका जो वाच्य वाला टॉपिक है वो कहाँ पर होगा, आपके दिमाग में होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से बस लेक्चर को सुनना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी वाक्य को जो कहने का तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा क्या हो गया कर्मवाच्य, तीसरा क्या हो गया भाववाच्य। अगर हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। अगर मैं कर्मवाच्य की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। अगर मैं भाववाच्य की बात करता हूं, भाव मतलब क्या होता है, क्रिया होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियावाच्य बोलते हैं। और इसमें क्या प्रधान होता है, इसमें क्रिया प्रधान होती है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए आप, जैसे कि मैं अगर आपकी बात करूं, अगर आप किसी भी जगह क्या है प्रधान है तो आप आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप कहां पर रहेंगे, आप आगे रहेंगे। तो अगर मैं कर्तृवाच्य की बात करता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता जो होगा वो किसमें होगा। अगर हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रधान है, कर्ता प्रधान है। अब कर्ता प्रधान है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो कर्ता होगा वो किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। यहाँ पर कर्ता किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, ठीक है। अगर मैं कर्मवाच्य की बात करता हूं तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। और अभी मैंने आपको बोला कि जब भी अगर मान लो आप ही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कहीं जगह आगे होते प्रधान होते हैं तो आप आगे रहेंगे पीछे रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप कहां पर रहेंगे, आप आगे रहेंगे। तो अगर मैं कर्मवाच्य की बात करता हूं तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ पर कर्म कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। तो कर्मवाच्य की बात करते हैं तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, कर्म जो होगा वो क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, ठीक है। वही अगर मैं भाववाच्य की बात करता हूं, क्योंकि भाववाच्य में क्या है, क्रिया प्रधान है, तो यहाँ पर क्रिया जो है वो किस में होगी, वो प्रथमा पुरुष में होगी। और प्रथमा पुरुष में भी भाववाच्य में क्या होता है, आपको हमेशा जो क्रिया होगी वो किस में देखने को मिलेगी, एक वचन में देखने को मिलेगी। तो भाववाच्य की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति नहीं लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि धातु जो होती है इसका क्या चलता है, धातु रूप चलता है ना। तो यहाँ पर क्रिया जो होगी वो किस में रहेगी हमेशा। और भाववाच्य में गांठ बांध लो, हमेशा जो धातु है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष में देखने को मिलेगी। और प्रथम पुरुष में भी किसमें, एक वचन में। तो यहाँ पर क्रिया जो कि हमेशा आपको किसमें देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में भी किसमें, एक वचन में, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको ये बोला कि वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य की बात करते हैं इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य की बात करते हैं इसमें कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य की बात करते हैं इसमें क्या होता है, क्रिया प्रधान होता है। और जो प्रधान होता है वो हमेशा कहाँ होता है, आगे होता है। तो कर्तृवाच्य में चूंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान है
तो ये किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्मवाच्य की बात करते चूंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है तो कर्म किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। अगर हम भाववाच्य की बात करते हैं चूंकि यहाँ पर क्रिया प्रधान है यानी कि यहाँ पर क्रिया किस में होगी? क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में भी किस में? एक वचन में होगी। आ गया समझ में इतना? अभी बस आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ सारी चीजें आपको आगे क्लियर होगी। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरा लेक्चर आप 5-10 मिनट देखने से ही आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आएगा लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे? जब आप थोड़ा और आप आगे लेक्चर को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको जो बोल रहा ना वो सारी चीज आपको आगे 10 मिनट तक आप ध्यान से सुनिए लेक्चर को, सब चीजें क्लियर हो जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हालांकि समझ तो अभी भी आ रहा होगा लेकिन पर कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब पूरे लेक्चर को देखोगे। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने क्या बोला, फिर से बोलूं? चलो, कर्तरी अगर वाच्य की बात करते हैं 3 प्रकार का होता है। कितने? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान, तो यहाँ पर कर्ता किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्मवाच्य की बात करते हैं कर्म प्रधान, तो यहाँ पर कर्म किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। भाववाच्य की बात करते हैं क्रिया प्रधान, तो यहाँ पर क्रिया किस में होगी? प्रथम पुरुष में होगी। प्रथम पुरुष में भी किस में? एक वचन में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने बोला कि कर्ता प्रधान होता है तो इसका आखिरकार मतलब क्या होता है? तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। तो किसी भी वाक्य की अगर हम बात करते हैं, है ना, किसी भी वाक्य अगर हम बात करते हैं तो वाक्य में सबसे ज्यादा जो महत्ता होती है वो किसकी होती है? क्रिया की होती है। तो मैंने क्या बोला? अगर हम किसी भी वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो वाक्य में क्या होता है? सबसे ज्यादा जो महत्ता, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सबसे ज्यादा महत्ता जो होती है वो किसकी होती है? वो क्रिया की होती है। किसकी होती है? क्रिया की होती है। लेकिन ये जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड करती है? वो किस पर डिपेंड करती है? या तो वो कर्ता पर डिपेंड करती है, या तो वो किस पर डिपेंड करती है? कर्म पर डिपेंड करती है। अगर मान लो वाक्य में कर्ता प्रधान होगा, अगर मान लो क्या होगा? वाक्य में कर्ता क्या होगा? प्रधान होगा, तो ये जो क्रिया है वो किसका अनुसरण करेगी? तो ये जो क्रिया है वो किसका अनुसरण करेगी? वो किसका अनुसरण करेगी? वो कर्ता का अनुसरण करेगी। ठीक है, अभी आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं कर्म की बात करता हूं तो अगर मान लो वाक्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। ठीक है, अगर मान लो क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, तो ये जो क्रिया है वो किसका अनुसरण करेगी? ये जो क्रिया है वो किसका अनुसरण करेगी? अनुसरण मतलब किसके अनुसार चलेगी, है ना? तो किसका अनुसरण करेगी? अगर मान लो कर्म प्रधान है तो वो कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। तो मैंने आपको क्या बोला? किसी भी वाक्य में सबसे ज्यादा महत्ता जो होती है किसकी होती है? क्रिया की होती है। लेकिन ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी? तो किस पर डिपेंड करता है? वाक्य में क्या प्रधान है? अगर मान लो कर्ता प्रधान है तो ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी। अगर मान लो कर्म प्रधान है तो ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। नहीं समझे? अब मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए आप थोड़ा सा आप नीचे आइए, तो आपके सामने मैं क्या बनाने वाला हूं? एक टेबल बनाने वाला हूं। आपके सामने मैं क्या करने वाला हूं? एक टेबल बनाने वाला हूं, और उस टेबल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। अगर मान लो वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उस टेबल को, जो अभी आपको मैं टेबल बताने वाला हूँ, इस टेबल को आप क्या कीजिए? आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। जो ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनता है, मेरे लेक्चर को फॉलो करता है, तो वो जरूर साथ में कॉपी लेकर बैठा होगा। तो अगर आप बैठे हैं तो साइड में क्या कीजिए? जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ उस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ वो सारी चीजों को आप ध्यान से सुनिए, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे वाक्य पे कर्ता प्रधान होता है तो क्रिया उसका अनुसरण लेती है, यानी कि कर्ता के अनुसार चलती है। कैसे? कर्म के अनुसार चलती है अगर कर्म प्रधान होता है तो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको क्या करना, आप साइड में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हालांकि जब मैं आपको हिंदी से संस्कृत में कैसे ट्रांसलेशन करना है तो वहां पर भी मैं इस चीज को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए। तो मैं अभी आपके सामने क्या करता हूँ? टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक साइड यहाँ पर लिखता हूँ क्या? प्रथम पुरुष, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या? मध्यम पुरुष, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या? उत्तम पुरुष।
पुरुष। ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ हम एक वचन लेते हैं, यहाँ हम क्या लेते हैं, द्विवचन लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बहुवचन लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या होता है, अब कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता जो होते हैं, अगर हम बात करें कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कर्ता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो कर्ता किस में होगा, या तो किस में कर्ता होगा, प्रथम पुरुष में होगा, है ना, किस में होगा, प्रथम पुरुष में होगा। या तो कर्ता किस में होगा, मध्यम पुरुष में होगा, या तो कर्ता किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा। किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा। ठीक है, तो कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, या तो किस में होगा, वो प्रथम पुरुष में हो सकता है कर्ता, या तो किस में हो सकता है, मध्यम पुरुष में हो सकता है, या तो किस में हो सकता है, उत्तम पुरुष में हो सकता है। अगर मैं उत्तम पुरुष की बात करता हूं तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तम पुरुष के एक वचन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अहम देखने को मिलेगा। ठीक है, अहम का मतलब क्या होता है, अहम का मतलब होता है मैं। अहम का मतलब क्या होता है, मैं। अब देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे अहम जो उत्तम में आता है। देखो, या आपको कैसे याद रखना है इस चीज को। तो देखिए, जैसे कि मैं और आप है ना, हम दोनों क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जब अपनी बात करता हूं तुम्हारे साथ, है ना, या हम दोनों जब बात करते हैं तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा, मैं अपने आप को क्या मानूंगा, मैं अपने आप को उत्तम मानूंगा। और मैं का मतलब क्या होता है, संस्कृत में अहम होता है। ठीक है, और मैं जो हूं वो क्या है, एक वचन है। ठीक है, अगर आप जैसे कि बात करते हैं, आप हो और आप किसी और से बात रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं मतलब, तो आप अपने आप को क्या मानेंगे, उत्तम मानेंगे। मतलब आप अपने आप को मैं से संबोधित करेंगे और मैं क्या हूं, उत्तम हूं। ठीक है, तो मैं जो है संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको अहम बोलते हैं। तो अहम जो है वो हमेशा किसमें होगा, उत्तम पुरुष में होगा। मतलब अहम करता है, यानी कि मैं जो हूं, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं हमेशा अपने आप को क्या मानता हूं, श्रेष्ठ मानता हूं। मैं हमेशा अपने आप को क्या मानता हूं, उत्तम मानता हूं। तो जो अहम है वो हमेशा किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। तो अहम करता जो, यानी कि मैं करता हूं, मैं किस में आऊंगा, उत्तम पुरुष में आऊंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं अगर तुमसे बात करता हूं, मैं तुमको क्या मानूंगा, मैं तुमको मध्यम मानूंगा, लेकिन अपने आप को क्या मानूंगा, मैं श्रेष्ठ मानूंगा। अब चूंकि मैं क्या हूं, एक वचन हूं, तो मैं किस में आऊंगा, मैं उत्तम पुरुष के एक वचन में आऊंगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर मान लो अभी तो मैं क्या हूं, सिंगल हूं, मैं क्या हूं, सिंगल हूं, तो मैं उत्तम पुरुष किस में आया, एक वचन में आया, और अपने आप को मैं क्या मान रहा हूं, उत्तम मान रहा हूं, श्रेष्ठ मान रहा हूं। मैं अगर आपसे बात करूंगा तो अपने आप को क्या मानूंगा, श्रेष्ठ मानूंगा, उत्तम मानूंगा। तो अगर हम अहम कर्ता की बात करते हैं, यानी कि मैं की बात करते हैं, तो मैं जो होगा वो हमेशा किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। और उत्तम पुरुष में भी किस में, एक वचन में। क्यों, क्योंकि मैं अभी क्या हूं, सिंगल। लेकिन अगर मान लो मैं क्या हो जाता हूं, डबल हो जाता हूं, है ना, मेरे साथ कोई साथ में क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मैं से अब क्या हो गए, हम दोनों हो गए। मतलब मैं पहले क्या था, सिंगल था, लेकिन अब मैं क्या हो गया, अब मैं डबल हो गया। ठीक है, तो अब मैं मेरे साथ में जो खड़ा होगा उसको भी मैं क्या मानूंगा, उसको भी मैं उत्तम ही मानूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या था, सिंगल था, लेकिन अब मेरे साथ कोई साथी आ गया, तो मेरे साथ जो जुड़ा है या मेरे साथ जो खड़ा है, तो उसको मैं क्या मानूंगा, उत्तम मानूंगा। मतलब मैं पहले क्या था, सिंगल था, अब मैं क्या हो गया, डबल हो गया, अब वो मेरे साथ में है, तो मैं उसको क्या मानूंगा, मैं उसको भी उत्तम मानूंगा। अब हम क्या हो गए, पहले मैं सिंगल था, लेकिन अब क्या हो गया, हम दो हो गए। तो अब क्या, अब मैं क्या बोलूंगा, हम दोनों, जो भी साहित्य में मेरे, हम दोनों। तो हम दोनों जो है वो भी किस में रहेंगे, उत्तम में रहेंगे, है ना। या तो आप ऐसा बोल दो कि एक अहम और दूसरा अहम, वो मिलकर क्या बन गए, यहाँ पर आवाम बन गया। तो यानी कि आवाम जो है, मतलब यही अहम था, एक करता था, अब यही अहम जो हो गया वो क्या हो गया, दो हो गया। यानी कि हम दोनों, पहले मैं सिंगल था, अब मैं क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवाम। आवाम का मतलब क्या होता है, हम दोनों। तो ये जो आवाम है वो भी आपको हमेशा किसमें देखने को मिलेगा, वो भी आपको हमेशा किसमें देखने को मिलेगा, उत्तम पुरुष के द्विवचन में देखने को मिलेगा।
अब पहले में क्या था, सिंगल था, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा था और उत्तम मान ही रहा था मैं, तो मैं किस में था, उत्तम पुरुष के एक वचन में था। अब मैं सिंगल से क्या हो गया, डबल हो गया, और मेरे साथ जो खड़ा है उसको भी मैं क्या मानूंगा, उत्तम मानूंगा। अगर मैं हम दोनों की बात करता हूँ तो हम दोनों क्या हो गए, उत्तम हो गए। लेकिन अब पहले क्या था, सिंगल था, अब क्या हो गया, मैं डबल हो गया, यानी कि हम दोनों। तो हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है, आवाम होता है। चूंकि यहाँ पर दो है तो किस में आ जाएगा, ये उत्तम पुरुष के द्विवचन में आ जाएगा। ठीक है, अब डबल हुए, डबल होने के बाद अब कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, मान लो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो क्या हो जाएंगे हम, 2 से 3 हो जाएंगे, है ना। पहले सिंगल था, फिर क्या हुआ, मैं डबल हुआ। ठीक है, डबल हुए तो वो क्या हो गया, आवाम हो गया, और किसका हो गया, द्विवचन का हो गया, और उत्तम तो मान ही रहे। ठीक है, अब मान लो अब हम पहले सिंगल था मैं, मतलब अहम, जो कि किसमें था, एक वचन उत्तम पुरुष में, फिर मैं क्या हुआ, द्विवचन में आया, मतलब मेरे साथ में वो जुड़ गया, है ना। मतलब यानी कि मैं क्या हो गया, सिंगल से डबल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम दोनों की बात करी, और हम दोनों जब हम करेंगे तो हम क्या मानेंगे, अपने आप को उत्तम ही मानेंगे। मतलब मेरे साथ जो का उसको मैं क्या मानूंगा, उत्तम मानूंगा। हम दोनों मतलब आवाम, वो किस में आ गया, आपके द्विवचन उत्तम पुरुष में आ गया। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आया, कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम 2 से क्या हो गए, मान लो 3 हो गए, यानी कि 2 से ज्यादा हो गए। 2 से ज्यादा मतलब क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो अब जो भी आने वाला रिजल्ट है उसको मैं क्या मानूंगा, उत्तम ही मानूंगा। समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आने वाला है उसको भी क्या मानूंगा, मैं उत्तम मानूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हम सब हो गए, हम दोनों से अब क्या हो गए, हम सब हो गए। ठीक है, हम सब का मतलब क्या हो जाएगा, हम सब का मतलब क्या हो जाएगा, हम सब का मतलब हो जाएगा वयम। हम सब का मतलब क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। और बहुवचन में आ गए हम सब, मतलब 2 से ज्यादा हो गए, तो किस में आ गया है, उसको भी मैं क्या मानूंगा, उत्तम ही मानूंगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो उत्तम पुरुष किस में आ गया, बहुवचन में आ गया। मतलब अब हम सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अहम कर्ता जो है, अहम कर्ता जो है वो किस में होगा, एक वचन उत्तम पुरुष में होगा। ठीक है, उसके बाद हम दोनों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस में होगा, वो द्विवचन उत्तम पुरुष में होगा। अगर हम सब की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, वो किस में हो जाएगा, वो जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, वयम बोलते हैं, तो वो किस में हो जाएगा, बहुवचन उत्तम पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक सिंगल अहम था, यहाँ पर क्या हो गया, अहम प्लस अहम, अहम प्लस अहम बोल दो आप, क्या हो जाएगा, वो आवाम हो जाएगा, यानी कि हम दोनों हो गए। ठीक है, अगर मान लो अहम का क्यूब, अहम का क्यूब मतलब 2 से ज्यादा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा, मतलब हम सब। तो हम सब किस में आ जाएगा, ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने तो अपने आप को क्या माना, उत्तम माना। अगर मैं हम दोनों की बात करूंगा तभी मैं क्या मानूंगा, उत्तम ही मानूंगा। हम सब की बात करूंगा तभी मैं क्या करूंगा, उत्तम ही मानूंगा। लेकिन तुमको मैं क्या मानूंगा, तुम हो तो तुमको मैं क्या मानूंगा, मध्यम मानूंगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने आप को तो श्रेष्ठ मानूंगा, अपने आप को उत्तम मानूंगा, लेकिन तुमको क्या मानूंगा, मैं मध्यम मानूंगा। तो तुम यानी कि तुम किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और तुम सिंगल हो अभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्वम जो है वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। त्वम जो है वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम दोनों हो गए, अगर मान लो आप भी क्या हो, मान लो डबल हो, तो क्या हो गए, तुम दोनों हो गए। तो तुम दोनों मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1 से 2 यानी कि द्विवचन, और वो भी किस में आएगा, तभी मैं तुम दोनों क्या मानूंगा, मध्यम ही मानूंगा। ठीक है, तो तुम दोनों मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, युवाम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारा भी रिजल्ट आ गया तो तुम क्या हो गए, अब 2 से क्या हो गए, 3 हो गए, लेकिन तब भी मैं तुमको क्या मानूंगा, मध्यम ही मानूंगा। तो तुम क्या हो जाएंगे, तुम सब, 2 से 3 हुए तो तुम सब क्या हो जाएंगे, यानी कि युवम, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, युयम, तुम सब। तो तुम सब को भी मैं क्या मानूंगा, मध्यम मानूंगा। लेकिन अब क्या हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, ये मध्यम पुरुष के बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान से गांठ बांध लीजिए इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि अहम और त्वम जो है, अहम की अगर हम बात करते हैं तो साथ में अगर मान लो कोई भी क्रिया हो, तो अहम जो होगा वो हमेशा किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा।
अगर मैं त्वम की बात करता हूं, त्वम कर्ता की बात करता हूं, तो त्वम कर्ता जो है उसके साथ कोई भी क्रिया हो तो वो हमेशा किस में आपको देखने को मिलेगी, मध्यम पुरुष में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कर्ता है, आप जितने भी कर्ता, जैसे कि मान लो आप सह ले लो, चाहे आप क्या ले लो, बालक ले लो, चाहे आप क्या ले लो, राम ले लो, चाहे आप क्या ले लो, चाहे आप लता ले लो, मतलब अहम और त्वम को छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता है वो किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। अगर वो एक है तो एक वचन में आएगा प्रथम पुरुष के, अगर दो है तो किस में आ जाएंगे, वो द्विवचन के प्रथम पुरुष में आ जाएंगे, अगर वो दो से ज्यादा है तो बहुवचन के प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अहम जो है वो हमेशा किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा, त्वम जो है वो हमेशा किस में होगा, मध्यम पुरुष में होगा। अगर अहम की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मान लो एक से दो होते हैं, मतलब हम दोनों होते हैं, तो किस में हो जाएगा, द्विवचन के उत्तम पुरुष में जाएगा। अगर दो से ज्यादा होते हैं तो किस में आ जाएंगे, बहुवचन के उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अगर मैं तुम की बात करता हूं तो तुम किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, यानी कि तुम किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, तो जितने भी करता है, जितने भी करता है त्वम और अहम को छोड़कर वो किस में आएंगे, वो प्रथम पुरुष में आएंगे। चाहे आप बालक को ले लो, चाहे आप लता को ले लो, चाहे आप राम को ले लो, चाहे आप सह को ले लो, सभी किस में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। सभी किस में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में। अहम किस में आएगा, अहम जो है, गांठ बांध लो इस चीज को, हमेशा गांठ बांध लीजिए, ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। अहम जो होगा वो हमेशा किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। त्वम की बात करते हैं, त्वम हमेशा किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। अगर मैं बाकी सब कर्ता की बात करता हूं अहम और त्वम को छोड़कर, तो बाकी जितने भी कर्ता है वो किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। अगर एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, जैसे कि बात करते हैं सह हो गया। अगर मान लो दो है, मतलब अहम और त्वम कर्ता को छोड़कर अगर मान लो सह की बात करते हो वो दो है, तो यहाँ पर सह दो का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तौ हो जाएगा। अगर बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं किसकी, बालक की बात करते हैं, एक वचन है, प्रथम पुरुष में आएगा वो बालक हो जाएगा। अगर दो बालक होते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बालक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा, है ना। अगर बहुवचन है तो वो क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही राम की बात करते हैं, एक वचन में है, एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अगर मान लो दो है तो क्या हो जाएगा, द्विवचन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामो हो जाएगा। बहुवचन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि अहम और त्वम को छोड़कर बाकी सब कर्ता जो है वो किस में होंगे, प्रथम पुरुष में होंगे। अहम जो होगा वो किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा, और त्वम की बात करते वो हमेशा किस में होगा, मध्यम पुरुष में होगा। ठीक है, तो अहम और त्वम जो है, चाहे कोई सी भी क्या हो, क्रिया हो, तो वो अहम जो है आपको हमेशा उत्तम में देखने को मिलेगी, त्वम जो है हमेशा आपको मध्यम में देखने को मिलेगा, और बाकी सब कर्ता जो आपको किस में देखने को मिलेंगे, प्रथम पुरुष में देखने को मिलेंगे। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम किसकी बात करते हैं, कर्तृवाच्य की बात करते हैं, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। कर्ता प्रधान का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता जो होगा वो किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। किसमें होगा, यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, किसमें होगा, कर्ता यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में होगा। तो अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब ये होता है कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। अगर मैं कर्तृवाच्य में अगर ऐसा बोलता हूं कि इसमें कर्ता क्या होती है, प्रधान होती है, इसका मतलब ये होता है कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। बस अभी आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको नोट्स में जो लिखा हुआ है ना वही सारी चीज को समझा रहा हूँ। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनते जाइए, जब मैं नोट्स और पढ़ाऊंगा तो और डबल आपको समझाऊंगा सारी चीजों को, तो और ज्यादा अच्छे चीजें समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से सुनते जाइए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कैसे क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार चलती है। तो देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला कि अहम जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, उत्तम पुरुष में होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, अहम पठामी।
ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर अहम देखा, जैसे आपने यहाँ पर अहम देखा तो इससे आप समझ गए कि ये कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य है। जैसे आपने अहम देखा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है वो किसमें होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। क्यों? क्योंकि कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। तो किसी भी वाक्य में इस चीज को आप गांठ और बांध लीजिए, किसी भी वाक्य में अगर मान लो क्या होगा, कर्ता प्रधान होगा, अगर मान लो क्या होगा, कर्ता प्रधान होगा, किसी भी वाक्य में अगर मान लो कर्ता किसी भी, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि किसी भी वाक्य में अगर कर्ता जो का किसी में प्रथमा विभक्ति में होगा, इसका मतलब वो किसका वाक्य, कर्तृवाच्य का वाक्य। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सामने लिखा कि अहम पठामि, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि जो कर्ता है वो किसमें है, प्रथमा विभक्ति में। इसका मतलब है किसका वाक्य, कर्तृवाच्य का वाक्य है। ठीक है, तो आप समझ गए किसका वाच्य है, किसका वाक्य, कर्तृवाच्य का वाक्य। अब यहाँ पर आप देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, वो कर्ता के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर हमने कौन सी क्रिया ली है, पट वाली क्रिया ली है। अगर मैं पट का अगर मैं लट लकार का वो बनाऊं, अगर मैं धातु रूप चलाता हूं, अरे एक मिनट रुको, पेज एड करता हूं मैं। एड पेज, ठीक है। चलो, तो अगर मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं जैसे कि मैं अभी मैं पट का लट लकार का धातु रूप चलाता हूं, है ना, आपके साथ, आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, प्रथम पुरुष, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, मध्यम पुरुष, और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, उत्तम पुरुष। अब आपको पता चलेगा कैसे कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है ना, ये और ये। ठीक, अभी तो पता ही आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पट की वो लगाते हैं, धातु रूप चलाते हैं किसमें, लट लकार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पठति, पठसी और पठामी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठतः, पठथः और पठावः। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठन्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पठामः। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वाक्य को आप देखिए, इस वाक्य को मैंने यहाँ क्या लिखा, अहम पठामि। तो यहाँ पर अहम जो है वो क्या है, प्रथमा विभक्ति है ना। तो जैसे आपने प्रथमा विभक्ति लिखी, यानी कि कर्ता जो है वो किसमें, प्रथमा विभक्ति में। इससे आप समझ गए कि किसका वाक्य, कर्तृवाच्य का वाक्य। अब देखो ये जो अहम है, अहम जो है आपको किसमें देखने को मिल रहा है, अहम कर्ता जो है आपको किसमें देखने को मिल रहा है, उत्तम पुरुष में देखने को मिल रहा है। और उत्तम पुरुष में भी किसमें, एक वचन के उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पर अहम के साथ जो क्रिया लगेगी, पट की क्रिया लगेगी, तो कौन सी लगेगी, वो पठामी वाली लगेगी। देखिए आप यहाँ पर कौन सी लगेगी, पठामी वाली लगेगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो कर्ता है, क्योंकि ये जो कर्ता है वो किसका है, उत्तम पुरुष एक वचन का है। और मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया जो होगी वो किसका अनुसरण लेगी, कर्ता का अनुसरण लेगी। यानी कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, वो कर्ता के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कर्ता जो है वो किस में है, कर्ता के यहाँ पर एक तो क्या है, कर्ता यहाँ पर अहम है, यानी कि प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति देखते हैं समझिए कर्तृवाचक है, यानी कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर कर्ता जो है, जो कि क्या है, अहम है, वो आपको किसमें दिखाई दे रहा है, उत्तम पुरुष के एक वचन में दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ जो क्रिया जुड़ेगी वो भी किसकी होगी, वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। और इसी का मतलब ये होता है कि क्रिया जो है किसका अनुसरण लेती है, कर्ता का अनुसरण लेती है। तो यहाँ पर कर्ता जो है किसमें, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसके साथ जो क्रिया जुड़ेगी वो भी किसकी जुड़ेगी,
पट की अगर हम बात करते हैं तो किसकी जुड़ेगी, उत्तम पुरुष एक वचन की। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए पठामी जो है किसमें है, उत्तम पुरुष एक वचन में, इसीलिए अहम के साथ यहाँ पर क्या लगा है, पठामी लिखा है। अगर आप ऐसा लिख देते हो, अगर इसको आप लिख देते हो अहम पटसी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पटसी जो है वो किसका है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान का मतलब कर्ता एक तो आपको क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगा। तो प्रथमा विभक्ति देखते ही आपको पहचान जाना है कि कर्तृवाच्य का वाक्य, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्रिया जो होगी वो किसका अनुसरण लेगी, कर्ता का अनुसरण लेगी, यानी कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, वो कर्ता के अनुसार चलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर अहम देखिए, अहम जो है कर्ता है वो किसमें, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो भी किसमें रहेगी, उत्तम पुरुष एक वचन में होगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमने कौन सी पट की कौन सी क्रिया लगाई है, तो यहाँ पर आप देखिए लट लकार में हमने उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगाई है। आई बात समझ में। अब जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर मैं इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा, संस्कृत में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया हम दोनों जैसे ही आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। तो क्या जाएगा, आवाम, है ना। अब आवाम जो है वो भी क्या है, आवाम जो है, अब आवाम जैसे आया तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति जैसे ही होता है, कर्ता अगर मान लो आपको प्रथमा विभक्ति में दिखता है तो आप समझ जाना वो किसका वाक्य है, कर्तरी-वाच्य का वाक्य। तो अगर मैं आवाम की बात करता हूं तो आवाम आपको किसमें देखने को मिलता है, आवाम आपको एक तो उत्तम पुरुष है, हम दोनों मतलब उत्तम पुरुष में आ गया, और दो है तो द्विवचन में आ गया। तो इसके साथ जो क्रिया जुड़ेगी वो भी कैसी रहेगी, उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन आपको क्या दिखाई दे रहा है, उत्तम पुरुष द्विवचन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पठावह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवाम पठावह हो जाएगा, आवाम पठावह हो जाएगा। अगर आप इसको क्या लिख देते हैं, अगर आप इसको लिख देते कि आवाम पठामी, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखता हूं कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब का मतलब क्या हो जाएगा, वयम। अब वयम जो है ये भी किसका, प्रथमा विभक्ति का है। तो कर्ता जैसे आप क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति में देखते हैं, आप समझ जाते हैं कि कर्तरी-वाच्य का वाक्य। अब जैसे ही यह क्या है, कर्तरी-वाच्य का वाक्य हुआ, तो आपको क्या देखना है, अब क्रिया जो है मतलब यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान है। कर्ता प्रधान इसका मतलब क्रिया जो है किसके अनुसार चलेगी, क्रिया के कर्ता के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर वयम जो है वो किस में आएगा, वो उत्तम पुरुष के बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पर इसके साथ जो क्रिया जुड़ेगी वो भी किसकी होगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए वयम पठामह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वयम पठामह हो जाएगा। अगर आप इसको कर देते हैं कि वयम पठामी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पठामी तो क्या है, ये तो उत्तम पुरुष एक वचन की है, और हमने क्या बोला कि क्रिया जो है किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार चलती है। मतलब कर्ता जो है जिसमें है उसी में क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, मतलब कर्ता जो है जिस पुरुष और वचन में है तो उस पुरुष और वचन में ही क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर हम कर्तरी-वाच्य की बात करते हैं तो कर्तरी-वाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया जो होगी किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। और आपको कैसे पहचानना है कर्तरी-वाच्य, तो जब भी आपको कर्ता किसमें दिख जाए, प्रथमा विभक्ति में दिख जाए। काट बांध लो इस चीज को, जब भी आपको कर्ता प्रथमा विभक्ति में दिख जाए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कर्तरी-वाच्य है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए आप वापस आते हैं ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कर्तरी-वाच्य की बात करता हूँ। कर्तरी-वाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कर्ता जो होगा किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। तो कर्तरी-वाच्य को पहचानने का तरीका क्या है, यही तरीका है कि आपको क्या देखना है, कर्ता देखना है किसमें, प्रथमा विभक्ति में। तो किसी भी वाक्य में अगर मान लो कर्ता जो होता है किसमें आपको दिख जाता है, प्रथमा विभक्ति में दिख जाता है, इसका मतलब आप समझ जाना है कि वो किसका वाक्य है, कर्तरी-वाच्य का वाक्य है। ठीक है, अब कर्ता यहाँ पर क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति में हो गया। तो कर्म की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, यहाँ पर कर्म की बात करता हूँ, ये तो क्या हो गया आपका कर्ता हो गया,
है ना। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कर्म की, तो कर्म किस में हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा। आपको पता है, हमने कारक में पढ़ा था, कर्म किस में होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है। ठीक है, तो उस अनुसार अगर देखिए तो कर्म किस में हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा। और क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, क्रिया जो कि वो किसके अनुसार चलेगी, वो कर्ता के अनुसार चलेगी। क्यों, क्योंकि कर्ता यहाँ पर क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक, वही अगर मैं अब बात करता हूँ किसकी, कर्मवाच्य की बात करता हूँ। ठीक है, कर्मवाच्य की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कर्म जो होगा वो आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कर्मवाच्य है तो आप कैसे पहचानेंगे, आपको क्या देखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कर्म जो है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलेगा। तो अगर कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में होता है तो किसका वाक्य है, वो कर्मवाच्य का है। अगर मान लो कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में दिखता है तो किसका वाक्य हो जाएगा, वो कर्तृवाच्य का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और ये तरीका होता है कर्मवाच्य को पहचानने का कि यहाँ पर क्या होगा, कर्ता जो होगा, देखो एक कर्म तो क्या होगा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में होगा, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, कर्ता जो होगा वो आपको किसमें देखने को मिलेगा, तृतीया विभक्ति में देखने को मिलेगा। किसमें, तृतीया विभक्ति में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट को नोट करना, यहाँ पर आप क्या करना, नोट करके लिख लीजिए और गांठ बांध लीजिए इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्ता की विभक्ति जो होगी, मतलब कर्ता किस विभक्ति में होगा, तो आपको आंसर देना है कि कर्ता जो होगा वो किस में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। गांठ बांध लीजिए इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कर्तरीवाच्य का कर्ता किस में होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कर्तरीवाच्य का कर्ता किस में होगा, तो आपको क्या बोलना है, वो किस में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, है ना। और यहाँ पर ये जो कर्ता है तृतीय विभक्ति में, ये कैसा है, अनुक्त कर्ता है, ये क्या है, अनुक्त कर्ता है। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको वाच्य पढ़ाना चालू किया था। मैंने आपको बताया था ना कि तृतीय विभक्ति में क्या होता है, तृतीय विभक्ति में अनुक्त कर्ता में, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। और इसीलिए मैंने आपको वाच्य पढ़ाना चालू किया ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ जाए। तो हम तृतीय विभक्ति में जाएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, मतलब वहां पर मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास चैप्टर हो गया उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कर्ता जो है वो किसमें होता है, सिर्फ कर्ता बोलूं तो वो किसमें होगा, वो आपके किसमें होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कर्तरीवाच्य का कर्ता किसमें होगा, तो वो प्रथमा विभक्ति में होगा। मतलब हम जो कारक में देखा था ना कि कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है, तो वो किसका होता है, कर्तरीवाच्य का कर्ता होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ कर्ता की बात करें तो सिर्फ कर्ता जो होता है वो किसमें होगा, सिर्फ कर्ता मतलब अनुक्त कर्ता का मतलब भाववाच्य का कर्ता और कर्मवाच्य कर्ता, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, तृतीय विभक्ति में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि कर्मवाच्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, और कर्ता जो होता है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा, तृतीय विभक्ति में देखने को मिलेगा। तो कर्मवाच्य को पहचानने का तरीका क्या है, एक तो यह है कि या तो आप क्या देख लो, कर्मों को आप देख लो प्रथमा विभक्ति में है। अगर मान लो कर्म प्रथमा में तो आप समझ जाना है कि वो कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, अगर दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर लो, आप कर्ता को देख लो, तो कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में है तो वो कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फर्क ये होगा कि कर्मवाच्य में आपको कर्म देखने को मिलेगा और भाववाच्य में कर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मान लो कर्ता तृतीया में है और अगर कर्म के साथ है तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर मान लो कर्म में कर्ता में अगर तृतीय विभक्ति है और साथ में आपको कर्म दिख रहा है तो किसका हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर मान लो कर्ता में तृतीय विभक्ति है लेकिन आपको वाक्य में कर्म नहीं दिख रहा है तो वो किसका हो जाएगा, भाववाच्य में हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। ठीक है, वो अकर्मक धातु होती है वहां पर। ठीक, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, कर्मवाच्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कर्म जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है और यहाँ पर क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। अब कर्म प्रधान होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार चलेगी, यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी।
ठीक है। फिर वही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, भाववाच्य की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं भाववाच्य की बात करता हूँ तो भाववाच्य का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, क्रिया प्रधान होगी। क्रिया प्रधान होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, क्रिया जो किसके अनुसार चलेगी, ऐसा नहीं बोल सकते हम। भाववाच्य की बात करते हैं, भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया क्या होती है यहाँ पर प्रधान होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिया जो है वो किस में रहेगी, प्रथम पुरुष एकवचन में रहेगी। और हमेशा एक चीज को घाट बांध लीजिए आप कि भाववाच्य में एक तो क्रिया जो होगी आपको हमेशा किस में देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष एकवचन में देखने को मिलेगी। और दूसरे आप एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं भाववाच्य की बात करता हूं तो भाववाच्य में क्या होगा, भाववाच्य में क्रिया जो होगी वो हमेशा किस में होगी, प्रथम पुरुष एकवचन में होगी। और यहाँ पर कर्म नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कर्म नहीं होगा। और कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता आपको किस में देखने को मिलेगा, तृतीया विभक्ति में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी चीज को मैं एक टेबल बना देता हूँ और सारी चीज को आपको मैं क्या कर देता हूँ, सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये लेक्चर को एंड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है अब ये लेक्चर शूट हुआ नहीं हुआ हो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो इसलिए मैं अभी आपको पूरा समझा दिया है। अब यही चीज को मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, नोट्स से रीडिंग कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, है ना। हे भगवान शूट हो जाए बस, नहीं तो ये 45 मिनट में जो बोला हूँ पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या मेरे को भी आईपैड दूसरा लेना पड़ेगा, इसमें क्या स्टोरेज कम है ना यार थोड़ी। अब देखो अब मैं आपको क्या बोल देता हूँ, एक टेबल बना के 5 मिनट में पूरा समझा देता हूँ मैं अभी जो पढ़ा हूँ, ठीक है, पढ़ाया मतलब जो मैंने आपको। देखो तो अगर मैं वाच्य की बात करता हूँ तो वाच्य का मतलब क्या होता है, वाच्य का मतलब होता है कहने का तरीका, ठीक है। किसी भी वाक्य को कहने की विधि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और वाक्य को कहने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वाक्य को कहने के 3 प्रकार हो सकते हैं। या तो आप ऐसा बोल दो कि वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा आपका कर्तरीवाच्य, एक तो क्या हो जाएगा आपका कर्तरीवाच्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कर्तरीवाच्य की बात करता हूं तो कर्तरीवाच्य में अब चलो एक यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कर्ता लिख देता हूं यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या, कर्म, और यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या, क्रिया। आप भी अच्छे से टेबल बना लो, ये जो मैं टेबल बनवा रहा हूं आपको, आप भी बना लो इस तरह से, ठीक है। देखो तो अगर मैं किसकी बात करता हूँ, कर्तरीवाच्य की बात करता हूँ। कर्तरीवाच्य में क्या होता है, कर्ता जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता प्रधान होगा। कर्मवाच्य की बात करते हैं तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान होगा। भाववाच्य की बात करते हैं तो भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया प्रधान होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया प्रधान हो जाएगी, ठीक है। अब कर्ता प्रधान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। तो कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका क्या है, आपको देखना है कर्ता किसमें होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कर्मवाच्य की बात करता हूँ तो कर्मवाच्य में क्या होगा, यहाँ पर कर्म प्रधान होगा। कर्म प्रधान होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको कर्म प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलेगा। तो कर्मवाच्य को पहचानने का तरीका क्या है, आपको देखना है कर्म किस में होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं भाववाच्य की बात करते हैं, भाववाच्य में चूंकि यहाँ पर क्या है, क्रिया प्रधान है, तो यहाँ पर क्रिया आपको हमेशा 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 किसमें देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष एकवचन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रथम पुरुष और एकवचन में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब मैं कर्तृवाच्य में कर्म की बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता किसमें हो गया, प्रथमा में हो गया, तो कर्म किसमें हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीया में हो जाएगा, यहाँ पर है ना। और क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, कर्म की बात करते हैं, तो कर्म में कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा किसमें होता है, तृतीया विभक्ति में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। क्रिया किसके अनुसार चलेगी, तो यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। वह अगर मैं बात करता हूँ किसकी, भाववाच्य की बात करता हूँ, तो भाववाच्य में कर्ता जो होता है हमेशा किसमें होता है, तृतीया विभक्ति में होता है, ठीक है, तृतीया विभक्ति में होता है। और इसमें कोई कर्म नहीं होता है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, भाववाच्य में कोई कर्म नहीं होता है।
तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि अगर आपको कर्ता तृतीया विभक्ति में दिखे और अगर आपको कर्म के साथ दिखे, इसका मतलब कर्मवाच्य। अगर आपको कर्म नहीं दिखे, मतलब कर्ता तृतीया में कर्म नहीं है, तो आपको क्या नोट डाउन करना है कि वो क्या है, भाववाच्य। और साथ में यहाँ पर क्रिया किस में रहेगी, आपको प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। तो एक चीज आप देख लीजिए कि कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कर्म हो भी सकता है और कर्म जो होता है वो नहीं भी हो सकता है, किसमें, कर्तृवाच्य में। ठीक भाई, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कर्मवाच्य की बात करता हूँ तो यहाँ पर तो कर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। अगर मैं भाववाच्य की बात करता हूँ तो भाववाच्य में क्या होगा, कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के क्या होते हैं, वाच्य होते हैं। अब आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेना, ठीक है। और कल मैं आपको फिर नोट्स के थ्रू आपको सारी चीज और समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ सारी चीज समझ में आई होगी। कल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और सारी चीजों को समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को बेसिक समझाने में ये टाइम हो गया इतना सारा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कराऊंगा तो और ज्यादा चीज आपको समझ में आएगी और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।